नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये आर्टिकल है दैनिक सवेरा टाइम्स का, नई दिल्ली, मंगलवार 21 मार्च 2022 का। यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है, इंसान को कठिनाइयों की भी आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए ये जरूरी है। किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे कौन हो सकते हैं देश का अगला राष्ट्रपति। तो ये आर्टिकल दैनिक सवेरा से लिया गया है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जून से शुरू होने के आसार हैं और जुलाई में चुनाव होंगे। इससे पहले 5 राज्यों का एक-एक विधानसभा सीट और लोकसभा में एक खाली सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन खाली सीटों के भरा जाने इसलिए भी जरूरी है कि इससे राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा हो जाता है। लोकसभा की आसन आसनसोल सीट के साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा की एक-एक सीट के लिए उपचुनाव 12 अप्रैल को होंगे। इन उपचुनावों के मद्देनजर संबंधित जिला और चुनाव क्षेत्रों में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में कोल्हापुर, उत्तरी बिहार में बोचहा, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ और पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन 17 मार्च से 24 मार्च तक होंगे। मतदान 12 अप्रैल को और मतगणना 16 अप्रैल को होगी। चुनाव प्रक्रिया 18 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी को हुआ है तो उसमें कांग्रेस शामिल है। ऐसे में आने वाला राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प हो सकता है। इन विधानसभा चुनावों में जो एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आता दिखाई दे रहा है, उसकी ही बदौलत ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बता दें कि कांग्रेस को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल है, लेकिन देश में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पे वो गायब हो रही है। इसके अलावा पंजाब में जहां तक उसकी सरकार थी, वहां से भी अब उसकी राजनीतिक जमीन उखड़ गई है। इसके अलावा गोवा, मणिपुर की बात की बात करें तो यहाँ पर भी कमोबेश कांग्रेस का हाल ऐसा ही है। इस पूरे चुनाव में जो कुछ खास हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का दोबारा वापसी करना और आम आदमी पार्टी का स्पष्ट बहुमत के साथ पंजाब में अपनी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ना रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणामों के मुताबिक सूबे में भाजपा पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि पार्टी सूबे में दोबारा सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो रही है। इस बार का चुनाव इसलिए भी बेहद खास होगा हो गया है क्योंकि अब तक आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक सूबे में भाजपा का वोटिंग फीसदी पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39.9% वोट हासिल हुए थे, जबकि अब भाजपा को 42% से भी अधिक वोट प्रतिशत हासिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं, उनकी बदौलत कांग्रेस इस स्थिति में नहीं होती दिखाई दे रही है कि राज्यसभा में वो अपना कोई सदस्य यहाँ से भेज सकेगी। राज्यसभा की बात इसलिए यहाँ पर भी यहाँ पर की जा रही है क्योंकि वहाँ पर राज्य को बहुत साहिल नहीं है, बहुमत हासिल नहीं है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव हुए सदस्य मतदान करते हैं। इसमें देश के चुने हुए सांसद और
विधान विधायक शामिल होते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस के हाथों से एक राज्य और कम होने कम हो गया है, वहीं भाजपा शासित राज्यों की संख्या बरकरार रहते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर यह भी बता दें कि मौजूदा समय में लोकसभा के राजग के पास करीब 62%, संप्रग के पास करीब 20% और अन्यों के पास 18% सीट है। वहीं राज्यसभा के राजग के पास 49%, संप्रग के पास 21% और अन्यों के पास करीब 30% सीट है। विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ पर 44% में राजग, 30% पर संप्रग और अन्य 26% सीटों पर काबिज है। बहरहाल भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को भरोसा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उनके चुने हुए व्यक्ति को ही बहुमत मिलेगी। लेकिन हाल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी राज्यों के चुनाव से समीकरण थोड़ा बदल गया है, जिसके बाद अब भाजपा को अपने पसंद का राष्ट्रपति चुनने के लिए बाहरी दलों का सहारा लेना पड़ सकता है। हर बार राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की होती है, क्योंकि यहाँ से चुने गए विधायकों का वोट वैल्यूएबल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में राज्य का वोट वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। भले ही भाजपा के उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई हो, लेकिन पार्टी को कई सीटों का नुकसान हुआ है, जिसका सीधा असर राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को 57 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं उत्तराखंड में 9 सीटें कम मिली हैं। इससे पहले जहां भाजपा बहुमत के आंकड़े के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, वहीं अब इसमें थोड़ा सा अंतर बढ़ गया है। हाल फिलहाल बिहार में इन दिनों राष्ट्रपति उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चर्चा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकते हैं। चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश के प्रशांत किशोर से मुलाकात के पीछे असली वजह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तो नहीं है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के सवाल राजनीतिक गलियों में उठ खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी कवायद शुरू की है और प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तैयार करने से लेकर दूसरे दलों से संपर्क साधने के लिए माध्यम बनाया गया है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है कि यह सब खबरें झूठी हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा तो कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया है। वे इसके बारे में कभी सोचे भी नहीं। पता नहीं लोग क्या क्या कहते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नीतीश कुछ भी कहें, पर कहावत है न कि धुआं तभी निकलता है जब कोई चिंगारी लगी हो। ये था पूरा आर्टिकल। इसको लिखा है अशोक भाटिया ने। तो एक बार फिर से आपको बता दें ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया था। ये आर्टिकल लिया गया था दैनिक सवेरा टाइम्स से, नई दिल्ली, मंगलवार, आज ही का दिन 22 मार्च 2022। आपको इसके बारे में खबर मिल गई होगी कि कौन हो सकता है देश का अगला राष्ट्रपति। उसके बारे में कम ही चीज़ें हैं लेकिन बताई गई हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।